कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए CHSL के जो Tier 1 का एग्जाम हुआ था उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पे। ठीक है, द वीडियो इज गोइंग टू बी इन बाइलिंगुअल, मतलब बोथ लैंग्वेजेस। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको भी जो है मैं साथ लेके चलूंगी। ठीक है। प्लस मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में, जैसे आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है, क्या मैं आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, या फिर आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी पुरानी तो आपने देखा होगा मैं 15-20 क्वेश्चंस लेती हूँ और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें से जितने भी सब पार्ट्स बन सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप मेरे को ये चाहते हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डायरेक्ट एक वीडियो में करा दूं, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं वही 10 से 15 जो है क्वेश्चंस की क्वांटिटी रखूं और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाए तो वो आप आंसर दे दें। ठीक है, ये बताइए। दूसरा, आप मेरे को ये बताइए कि क्या आपको वीडियो की लेंथ अगर जो है अगर एक्सप्लेनेशंस के साथ होती है तो वीडियो की लेंथ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर एक वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगी तो वो 2 घंटे तक भी वीडियो जा सकती है, बिकॉज आपको पता है एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में भी इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक क्वेश्चन से ही 15-20 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब मेरे को आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो नाउ। The first question is, बंकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। ये आपके पेपर में आया था और द स्टेट का नाम है आपका कर्नाटका। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जो ये कर्नाटका है इसमें दो पीकॉक सेंचुरीज हैं। ठीक है, कर्नाटका स्टेट हैज 2 पीकॉक सेंचुरीज, वन इज अदाईचुंचांगारी, ठीक है, और अनदर वन इज बंकापुर। ठीक है, बंकापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप बोलोगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये पीकॉक सेंचुरी के बारे में आप बोल रहे हो, लेकिन देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिर्फ एनिमल्स के नहीं होती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी बर्ड्स के लिए भी होती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बंकापुर फोर्ट पे सिचुएटेड है, और बंकापुर सेंचुरी जो है ये बंकापुर जो फोर्ट है आपका उसके साइड में सिचुएटेड है। ठीक है, सेकंड थिंग। और ये है कहाँ पर, ये हावेरी डिस्ट्रिक्ट है आपके कर्नाटका में। स्टेट कर्नाटका है, डिस्ट्रिक्ट हावेरी है, वहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट सेंचुरी है। द दिस पीकॉक सेंचुरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेंचुरी इन द कंट्री। और इसमें क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है ये, और इसमें एक्सक्लूसिव जो इंडेंजर्ड आपके स्पीशीज हैं पीकॉक्स के और पीहन के, वो रखे गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर अगर आपको जानने की है, ये मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड लार्जेस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसको, अगर आपसे अगर आगे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कब बनी थी, तो जून 9 2006 को इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा कि इस सेंचुरी के आसपास बहुत सारे पीकॉक्स हैं तो वहां पर इसको 2006 में एक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। अब इसका एरिया पूछा जाए तो ये 139 एकर्स ऑफ लैंड में फैली हुई है, 139 एकर्स लैंड में। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था पहले बंकापुर फोर्ट हुआ करता था तो उसके रिमेन्स भी पाए जाते हैं। और ये सेंचुरी बनी कहाँ पर थी, ये सेंचुरी जो है आपके कैटल ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, उसके ऊपर लोकेटेड है। तो ये कैटल ब्रीडिंग फार्म आपका 1919 में, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये बना था। ठीक है, और उसी के ऊपर जो है ये सेंचुरी लोकेटेड है। दूसरी चीज यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि कितने जो है आपके पिकॉक्स या पीहन्स है, अराउंड अबाउट 1000। ठीक है, 1000+ यहाँ पर पिकॉक्स और पीहन के स्पीशीज फाइंड मिलते हैं। एंड एंडेंजर्ड, जो एंडेंजर्ड है, ठीक है, जो एक्सट्रीम नहीं, एंडेंजर्ड है, जिनको खतरा है, जिनकी संख्या कम है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कवर अप हो गए हैं। लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन नाउ। इन विच ईयर इंडियन मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड। इंडियन मुस्लिम लीग कब बनी थी। देखिए, अगर ईयर आपसे पूछा जाए तो ईयर है आपका 30 दिसंबर 1906 एट डक्का। डक्का ये जो है ये पहले बोला जाता था, ठीक है, जब हमारा इंडिया जो है उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे,
तब इसको डका बोला जाता था। और अभी नाम इसका जो डका पहले है, अभी नाम है इसका ढाका। ठीक है, और ये ढाका कहाँ पर सिचुएटेड है? बांग्लादेश में। कुछ डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। फाउंडर अगर आपसे इसके पूछे जाएं तो फाउंडर है इसके नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फाउंडर का नाम। जिसको मेरी वॉइस थोड़ा स्लो लगती है, आप यहाँ पर स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी और फिर इसको सुनिए। ठीक है, फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग अगर आपसे पूछा जाए तो ये हैं आपके नवाज ख्वाजा सालिमुल्लाह। ठीक है, हबीबुल्लाह की तरह सालिमुल्लाह। नाउ अगर आपसे इसके पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट थे इसके मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना। वैसे तो काफी लोगों ने इसको प्रिसाइड किया था, लेकिन जो प्रमुख हैं आपके वो हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और इनको ही जो है ये माना जाता है कि इनकी वजह से जो पार्टीशन हुआ इंडिया का। अब ये जो मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए, HQ हेडक्वार्टर, ठीक है, तो ये है आपका लखनऊ में, इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ। चलिए अब बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा। ये जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, इट इज द लीग दैट डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। इन्होंने, ये मुस्लिम लीग ने एक अलग जो है अलग स्टेट अपने लिए मांगा था, अलग स्टेट की इन्होंने याचिका दायर करी थी। ठीक है, अलग स्टेट इन्होंने मांगा था कि भाई जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट हो वो अलग से बनना चाहिए, तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है हमारा इंडिया का पार्टीशन हुआ। अब आपसे पूछा जाएगा पार्टीशन कब हुआ था, तो सबको पता होगा इस मुस्लिम लीग की वजह से 1947 में हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में। और ये जो मुस्लिम लीग पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी है जो ये, वो डिसॉल्व हो गई। ठीक है, 1947 में डिसॉल्व हो गई जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द विनर ऑफ हु इज द विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला था? देखिए 2019 में नोबेल प्राइज मिला था पीटर हैंडके को। ठीक है, लिटरेचर के लिए। अब आपसे सिमिलरली ये पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज, जैसे अब इसमें उसके लिए आ गया है लिटरेचर के लिए, सिमिलरली आपको अलग जो है फील्ड के लिए पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो मैं आपको अलग अलग के लिए बता देती हूँ। देखो, केमिस्ट्री के लिए जो नोबेल प्राइज है वो मिला था अकीरा योशिनो को। AKIRA योशिनो। ठीक है, आपको ये याद रखना है, केमिस्ट्री के लिए अकीरा योशिनो को मिला था। और जॉन बी गुड एनफ, ठीक है, जॉन बी गुड एनफ को मिला था। एक तीसरे बंदे भी थे यहाँ पर जिनका मुझे फिलहाल नाम नहीं याद आ रहा, तो वो आप इसमें से चेक कर लीजिएगा अपने गूगल पे। तो केमिस्ट्री के लिए इन 3 लोगों को मिला था। फिजिक्स जो है आपकी, फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था जिम पेबल्स। PP से आपको याद रहेगा, फिजिक्स और पेबल्स। ठीक है, और बाकी माइकल मेयर, MICHELMAYOR, माइकल मेयर। और तीसरा मिला था डिडियर, DIDIER, डिडियर क्वेलोज। ठीक है, क्वेलोज। एंड इफ दे आस्क यू फॉर पीस, तो पीस के लिए मिला था अबय अहमद को। इट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पीस के ऊपर आपका बन सकता है। तो फॉर पीस नोबेल प्राइज मिला था अबय अहमद। ठीक है, he got the Nobel Prize for Peace. And now for economics, इकोनॉमिक्स के लिए जो है ये आपको भी पता है, काफी न्यूज़पेपर में भी आया था, बिल्कुल फ्रंट आपका जो पेज छपा था। तो इकोनॉमिक्स के लिए मिला था हमारे अभिजीत बनर्जी को, इनकी वाइफ को भी मिला था। एंड बाकी एक और नाम है इसमें, और ये है आपके माइकल क्रेमर। ठीक है, माइकल क्रेमर को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। बाकी आपसे मेडिसिन की फील्ड में पूछा जाए, मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के फील्ड में पूछा जाए, तो वो मिला था आपका पीटर जे रैटक्लिफ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं, बाकी भी आप गूगल से सर्च कर लें। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Your next question says, who is the winner of Miss World 2019? तो Miss World 2019 की विनर कौन थी? तो ये तो सभी को पता होगा, मिस वर्ल्ड 2019 बनी थी टोनी एन सिंह।
अब कुछ डिस्कस करते हैं। टोनी एन सिंह फ्रॉम वेयर डिड शी बिलोंग, और क्या है। तो पहली चीज तो ये डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो है, कौन सा सबमिट था, कौन सा एडिशन था मिस वर्ल्ड का। तो इट वाज 69th एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड पीजन, ठीक है। ये 69th एडिशन था। बाकी ये पूछा जा सकता है व्हेन वाज इट हेल्ड। सो इट वाज हेल्ड इन 14th दिसंबर, हेल्ड ऑन 14th दिसंबर 19 सॉरी 2019, ओके। 14 दिसंबर 2019 को ये हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? एक्सेल लंदन, एक्सेल लंदन में, ठीक है, लंदन यूके में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, लंदन यूके में। बाकी आपसे पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो थी इनकी, ये किसकी सक्सेसर है, मतलब इनको किसने क्राउन पहनाया था। क्राउन वही पहनाता है जो पहले मिस वर्ल्ड रह चुका होता है। तो पहले जो मिस वर्ल्ड थी उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है वेनेसा पॉन्से, ठीक है, वेनेसा पॉन्से। तो ये आपको याद करना है, इट्स इंपॉर्टेंट। वेनेसा पॉन्से इनकी जो है प्रीडिसेसर थी, ठीक है, और ये उनकी सक्सेसर है टोनी एन सिंह। बाकी आपसे मिस हमने वर्ल्ड तो बोल दिया, अब मिस यूनिवर्स का देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मिस यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी मिस यूनिवर्स कौन है, कौन बनी है, वो है आपकी जोजीबिनी टुजनी, टुंजी, ओके। ZOZIBNI, जोजीबिनी, TUNZI, ठीक है। और ये कहाँ की है? ये है आपकी साउथ अफ्रीका की। बाकी वेन्यू जो था इसका मिस यूनिवर्स का, ये वेन्यू था आपका टाइलर पेरी स्टूडियोज। इसका स्टूडियोज आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर आपसे ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पर मिला था इनको अवार्ड। ये था आपका एटलांटा, जॉर्जिया, यूएसए में, ओके। बाकी आपसे ये पूछा जा सकता है इनकी जो है प्रेडिसेसर कौन थी, या इनसे पहले जो है मिस यूनिवर्स कौन थी। तो वो थी आपकी कैट्रियोना ग्रे, ठीक है, CATRIONA, कैट्रियोना ग्रे। सो आई होप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question says, when was the Indian Reform Association founded? Indian Reform Association was founded in 29th October to 1890, ठीक है। ये 29 अक्टूबर 1890 को फाउंड हुई थी। और ये इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। नाउ इट रिप्रेजेंटेड द सेक्युलर साइड। ये क्या रिप्रेजेंट किया था? इसने ये दिखाया था कि ब्रह्म समाज जो था हमारे इंडिया में उस टाइम प्रमुख, उसकी सेक्युलर साइड को दिखाया था। और इसके जितने भी मेंबर्स थे ना, जो भी इसमें था, वो ब्रह्म समाज से बिलोंग नहीं करते थे। ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर कि कुछ आइडियाज थे, ठीक है, जो ये चंद्रसेन है, ये जब ब्रिटेन में गए थे वहां पर इन्होंने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ चीजें देखी। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था चंद्रसेन का, केशव चंद्र सेन का, कि यहाँ आके वही ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उसी को प्रैक्टिस करें, इम्प्लीमेंट करें, उस उन्हीं आइडियाज को, वो जो ब्रिटिश के आइडियाज है उसी को फैलाएं। तो बेसिकली ये था उनका। और इसमें क्या था, एक तो वुमेन एजुकेशन पे उन्होंने जोर दिया, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। बाकी जो चीप लिटरेचर है उस पर वो इन्होंने जो है अपना वो दिया, एम्फसाइज किया। इन्होंने काफी चीजों पे जो है एम्फसाइज किया था। तो वो वाला इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, पांच वो ऐसी चीजें थी। बाकी आपसे ये पूछा जा सकता है, ये जो क्वेश्चन आया था। एंड नेक्स्ट दे कैन आस्क यू इज हु इज द प्रेसिडेंट, या हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। When did इब्राहिम लोदी became the सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो ये जो इब्राहिम लोदी है, पहले ही चीज आपको ये याद रखनी है कि ये लास्ट रूलर थे लोदी डायनेस्टी के, ठीक है। लास्ट रूलर थे। द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी इज इब्राहिम लोदी। एंड ये इनका जो है निधन कब हुआ था, कब मरे थे ये? ही डाइड ऑन 21 अप्रैल 1526, ओके। अब बात आती है कि कब बने थे ये बिकेम सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1517, 1517 में ये जो है दिल्ली के सुल्तान बने थे। अब ये सुल्तान कब बने थे? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। और इनके फादर का नाम था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हु वाज द फादर ऑफ इब्राहिम लोदी। तो फादर थे इनके सिकंदर लोदी, ठीक है।
कहते हैं सिकंदर लोदी तक लोदी डायनेस्टी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही इब्राहिम खान लोदी अपनी इन्होंने सल्तनत संभाली, सत्ता संभाली, उसके बाद में इनका जो शासन था वो इतना अच्छा नहीं था। ये इतने अच्छे से जो है अपनी डायनेस्टी को रूल नहीं कर पाए। वैसी, और पता है आपको ये लास्ट रूलर थे, और ये कब मरे थे? ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि लोधी डायनेस्टी एंड क्यों हुई थी, तो क्या हुआ था, इन्होंने बेसिकली पहले तो ये ध्यान लो कि कोरोनेशन जो थी, इनका जो राजकोष हुआ था, इनको जब राजा बनाया गया था तो वो आगरा में बनाया गया था। अब क्या हुआ, फादर मर गए, ठीक है, तो छोटा सा इनका शासन काल रहा। अब इब्राहिम लोदी जो है आपके, ये इस टाइप के रूलर थे कि इन्होंने जो अपने पास के जो अफगानी वैसे ही वो थे, इनके कमांडर्स वगैरह सीनियर और जूनियर कमांडोज थे, उनको निकाल दिया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो यंग लोग थे उनको इसने अपॉइंट कर लिया, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे ये कर सकते हैं। जो रॉयल नोबिलिटी थी, अफगान नोबिलिटी थी, उन्होंने क्या करा फिर, जो बाबर था, ठीक है, बाबर ने, आपको पता है, जो आपका बैटल ऑफ पानीपत था, बाबर ने और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, और उसके बाद में मुगल्स का शासन आ गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने जो है बाबर को इनवाइट किया हमारे इंडिया में, ताकि वो, उस टाइम वो बांग्लादेश में था, ठीक है, अफगानिस्तान में, तो यहाँ पर उसने इनको इनवाइट किया बाबर को, ताकि इससे लड़े, ठीक है। तो क्या हुआ, बाबर आया इंडिया में, उसने इन्वेड किया, तो बाबर की जो है सेना ने इसकी सारी, इब्राहिम लोदी की सेना को सबको मार गिराया, और अपना खुद का शासन चलाया फिर उसने, ठीक है। इसकी वजह से जो है इसका ये जो है 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम खान लोदी को मार दिया। किस में मारा उसने? 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो उसमें जो है इब्राहिम लोदी की जान चली गई, ठीक है, बाबर के द्वारा। और लोधी डायनेस्टी के बाद मुगल्स का शासन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और जो इंग्लिश में देख रहे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बाकी हिंदी में आई एम एक्सप्लेनिंग साइड, हिंदी में जो है मैं साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड ऑल्सो आई होप इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ओके। So that's why I have done it in bilingual language. So let's move to the next question now. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहतांग टनल इज रीनेम्ड एज। देखिए, रोहतांग टनल जो है इसको रीनेम किया गया है, और इसका नाम अब रख दिया गया है अटल टनल, ठीक है, अटल टनल अब इसका नाम हो गया है। 25 दिसंबर को इस टनल का नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम था रोहतांग टनल, और अब इस टनल का नाम कर दिया गया है अटल टनल। और ये किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज किया था, इसके नाम को, ठीक है, उन्होंने इसका नाम जो है अटल टनल के नाम से रखा था। दूसरा, कहते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इट विल बी कंप्लीटेड बिफोर एंड ऑफ 2020। अब पता नहीं वहाँ कितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिकॉज आपको पता है फिलहाल क्या सिचुएशन है। अब आपसे पूछ सकता है कि रोहतांग टनल जो है ये इसका रूट क्या है? ये लेह और मनाली रूट में पड़ता है, ठीक है, लेह मनाली रूट में है ये। दूसरी चीज, हाईवे जो है इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है इसकी 8.8 मीटर जो है इसकी लेंथ है। दूसरा, ऑपरेटर अगर आपसे पूछा जाए इसका ऑपरेटर के बारे में, तो ऑपरेटर है इसके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि रोहतांग टनल का कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देख रही है इसका, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको देख रही है। नाउ एक क्वेश्चन आ सकता है कि वेयर इट इज लोकेटेड। जो रोहतांग टनल है ये लोकेटेड कहाँ है? तो इट्स लोकेशन इज इन हिमाचल प्रदेश, ओके, इट्स लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन हवा महल? हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? तो देखिए, वैसे तो काफी कम बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये कोई नहीं पढ़ता कि हवा महल ये बता सकते हैं बच्चे कहाँ पर लोकेटेड है, क्यों बना, बट कितनी विंडोज है, तो ये काफी टिपिकल क्वेश्चन था। तो हवा महल में है आपकी 953 विंडोज, ठीक है। हवा महल के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि कहाँ सिचुएटेड है ये? इट इज सिचुएटेड इन बाड़ी चौपड़, ठीक है, बाड़ी चौपड़ है ये, इन पिंक सिटी, ठीक है।
पिंक सिटी किसको बोलते हैं? जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। इन पिंक सिटी जयपुर। बाड़ी चौपर में लोकेटेड है पिंक सिटी जयपुर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है व्हेन वाज हवा महल बिल्ड? तो हवा महल वाज बिल्ड इन 1799। इट वाज बिल्ड बाय हुम? तो ये भी पूछा जा सकता है। 1799 so sorry, it was built in 1799। and why was it built? वो ये भी डिस्कस करते हैं। और किसके द्वारा ये बनाया गया था, किसके कहने पे ये बनाया गया था? तो राजपूत रूलर थे आपके सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। ये किसके ग्रैंडसन थे? ये ग्रैंडसन थे आपके महाराजा सवाई जय सिंह के। ठीक है, महाराजा सवाई जय सिंह के ये ग्रैंडसन थे और इनके द्वारा इस राजमहल को जो है बनवाया गया था, हवा महल को, सॉरी। और क्या हुआ था, सवाई जयसिंह ने लालचंद उत्साह है एक, ठीक है, उनको ऑर्डर किया कि हम मेरे को इस तरीके का महल बनवाना है। और उन्होंने इस ऑर्डर को क्यों क्यों दिया था? इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे जो है आपका पर्दा सिस्टम बहुत प्रमुख था। ठीक है, पर्दा सिस्टम बड़ा जोरों शोरों पे चल रहा था। पर्दा सिस्टम आई होप एवरीबडी नोज, जहां पर जो लेडीज हैं अपने मुंह को कवर कर लेती हैं और आगे तक जो है उन्होंने पल्लू ढका होता है। तो यहाँ पे हरियाणा में, राजस्थान में अभी भी ये प्रथा चलती है पल्लू सिस्टम की, पर्दा सिस्टम। बाकी जगह काफी जगह पर्दा खुल चुका है। तो सवाई जयसिंह के टाइम पे पर्दा सिस्टम तो बहुत ही उस पे था। तो वो तो उनका ये मानना था कि जो हमारे यहाँ की रानियां हैं, ठीक है, रॉयल वाइफ्स हैं, रॉयल लेडीज हैं, वो नहीं चाहते थे कि उन रॉयल लेडीज को कोई देखे। ठीक है, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि जो हमारी रॉयल लेडीज हैं ये बाहर नहीं जा पाती, तो क्यों ना कुछ ऐसा उनके लिए बनवाया जाए कि वो यहीं रह के पूरे शहर को देख लें। तो उन्होंने क्या कहा, लालचंद उत्सव को ऑर्डर दिया कि इस तरीके की कोई चीज बनवाई जाए। तो ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग जो है उन्होंने तैयार करवाई, जिसमें 953 छोटी छोटी विंडोज थी, जैसे हनी कॉम की तरह। हनी कॉम मतलब जो आपका मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस तरीके की विंडोज जो थी, उस तरीके की विंडोज इसमें बनवाई गई, जिसमें जो है रानियां अंदर खड़े होकर पूरा बाहर का दृश्य देखती थी। अब ये हनीकॉम विंडोज इतनी अच्छी थी कि आसपास जो है हवा की जो सर्कुलेशन थी वो बहुत अच्छी होती थी। और समर्स के लिए ये हवा महल बहुत ही अच्छा था। अंदर हवा हवा इतनी अच्छी ब्रीज हो जाती, इतनी ठंडक हो जाती थी। समर्स के लिए सिस्टम बहुत अच्छा था। दूसरी चीज कि आप जब इस हवा महल को देखोगे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सवाई प्रताप सिंह जो थे वो किसके फॉलोवर थे या फिर कौन से भगवान को मानते थे? तो वो लॉर्ड कृष्ण को मानते थे। ठीक है, अब जो लॉर्ड कृष्ण जी का क्राउन था, हमारे कृष्ण भगवान का क्राउन था, उसी की शेप में जो है ये महल बनवाया गया है। ठीक है, हवा महल उसी की शेप में बनाया गया है। चलिए, आई होप काफी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में दे दी है। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर कितना होता है? देखिए, जब भी हमारा कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है, टिल द टाइम ही टर्न्स 65 ईयर्स ऑफ एज, तब तक उनका टेन्योर रहता है। जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो अपना ऑफिस का कार्यभार संभाल सकते हैं। फिलहाल जो प्रेजेंट, आपसे ये पूछा जा सकता है प्रेजेंट सीजीआई कौन है? आपके प्रेजेंट सीजीआई है हमारे शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। और इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई। ठीक है, ये सबको पता है। इनको, ये जो है शरद अरविंद बोबड़े, इनसे ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से सीजीआई हैं? ये 47 सीजीआई हैं। ठीक है, हमारे 47 सीजीआई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस सिंस 26 जनवरी 1950। जब पहले सीजीआई बने थे उसके बाद से ये 47 सीजीआई हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो प्रेसिडेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से पहले सलाह लेते हैं और उसके बाद में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका अपॉइंटमेंट होता है। इससे पहले जो है आपके राजन गोगोई थे। और 18 नवंबर 2019, 18 नवंबर 2019 को जो आपके राजन गोगोई हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? कुछ उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे
आई होप सबने न्यूज देखी हो, तो उसकी वजह से उनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया था, अपने जो है पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। अब जो है ये होल्ड करेंगे अपना ऑफिस, जो बोबड़े हैं, शरद अरविंद बोबड़े, ये 23 अप्रैल 2001 तक जो है ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो बेसिकली 2021 23 अप्रैल, ओके। ये इस दिन 65 साल के हो जाएंगे, 65 ऑफ ईयर्स ऑफ एज ये जो है अटेन कर लेंगे। अब जो है इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ और बताती हूँ। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट जो है 1969, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट 1969 ये बोलता है आपका, प्रेसिडेंट इंडिया एक्ट आपका 1969 का बोलता है कि सीजीआई जो है वो दे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिल द टाइम आई स्टिल अगेन से टिल द टाइम, ऐसा नहीं कहा हमेशा के लिए, टिल द टाइम द सीट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स वेकेंट। कहने का मतलब है, ये कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहता है कि हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट रह सकता है तब तक जब तक कि वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्रेसिडेंट की सीट खाली है, ठीक है। अब ये जब प्रोसीजर कब हुआ था, देखिए, जब हमारे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन हुआ करते थे, प्रेसिडेंट थे हमारे जब जाकिर हुसैन, और इनका सभी को पता होगा ऑफिस में ही निधन हो गया था, है ना। जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन ऑफिस में ही हमारे मर गए थे, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वीवी गिरी। इन्होंने जो है सत्ता जो है अपने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका काम देखता है, तो वीवी गिरी ने संभाला। जब वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया, तो हमारे उस टाइम में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उन्होंने प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला था, और वो थे हमारे मोहम्मद लिंगियातुल्ला, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन गए थे, मोहम्मद लिंगियातुल्ला। वीवी गिरी के बाद जब इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो सीजीआई जो थे हमारे उस टाइम के, मोहम्मद लिंगियातुल्ला, वो उन्होंने कार्यभार संभाला था। अब आपसे एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि फर्स्ट हमारे सीजीआई कौन थे। तो पहले सीजीआई थे हमारे H.J. कानिया। First Chief Justice of India was H.J. Kania. Okay, I hope the question is clear. I hope every point is clear to you. If you're not able to understand any point, you can tell me in comment section below, or you can message sir. Okay, sir, this I'm not able to understand this. I'll explain you further and later. Okay, in some other video. So let's move to the next question now. अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, किस स्टेट के, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये ली गई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में आती है, हमारी पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आती है आपकी पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। ये यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, अब इसको रशिया बोलते हैं। दूसरा, कौन से अमेंडमेंट के तहत ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी, ये आई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। और आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में इसका जिक्र है। दूसरी चीज, किसकी रिकमेंडेशन पे हमने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये यूएसएसआर से ली थी, ये हमने ली थी कि एक थी आपकी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, ठीक है। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो पहले हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन अब हमारे पास टोटल है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये कब ऐड हुई थी, ये हमारी ऐड हुई थी 2002 में, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 2002 से पहले 10 ड्यूटीज थी सिर्फ, और उसके बाद 2002 में
86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमारी 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई थी। आई होप फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which country topped the breastfeeding index in 2020? तो 2020 में कौन सी कंट्री ने स्तनपान का इंडेक्स जो है, इसमें स्तनपान के में इंडेक्स टॉप किया था? तो वो है आपके श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका टॉप दी ब्रेस्ट फीडिंग इंडेक्स इन 2020। और ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया था वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स इनिशिएटिव। तो ये था WTI ने इसको कंडक्ट करवाया था। चलो आगे देखते हैं। What is the number of base units in international system of units? आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारी होती हैं, ठीक है, उसकी 7 बेस यूनिट्स हैं। तो आंसर इज 7। अब ये क्या होती है इंटरनेशनल नंबर ऑफ यूनिट्स, ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता। वो 7 तो पढ़ लेंगे, रट लेंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ जैसे सेकंड, ठीक है। ये सेकंड जो है ये किसका यूनिट है? ये टाइम का यूनिट है। और हम इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? एस। जब हम ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। अब ये जो मीटर पर सेकंड है ना, इसी को हम बोलते हैं बेस यूनिट्स, ठीक है, ये बेस होती हैं। अब सेकंड से हमारा आर बना है ना, मीटर से हमारा किलोमीटर बना, तो बेस जो है, बेस हमारा माना जाएगा मीटर सेकंड। अब आपके लेंथ के बारे में बात करते हैं। लेंथ की जो बेस यूनिट होती है वो मीटर होती है। ओके, मीटर से आगे किलोमीटर बनता है, आगे बनता है, तो इस वजह से बेस यूनिट मीटर है। फिर आपका आता है किलोग्राम। मास के लिए हम केजी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज करते हैं। सिंबल मैंने आगे लिख रखे, केजी का के, मीटर का एम, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का ए, टेम्परेचर के लिए केल्विन के, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मोल, मोल, ठीक है, MOL। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए वी यूज कैंडेला, कैंडेला, एंड इट इज नोटेड बाय CD। आई होप ये सारी 7 यूनिट्स आपको क्लियर है। लेट्स मूव फर्दर। When was राष्ट्रपति भवन कंस्ट्रक्टेड? राष्ट्रपति भवन का निर्माण आपका कब हुआ था? राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था आपका 1929, ठीक है, 1929 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टार्ट कब हुआ था? तो 1912 में ये स्टार्ट हुआ था और ये कंप्लीशन इसकी 1929 में हुई थी, ठीक है। लेकिन जो रहना शुरू करा था ना राष्ट्रपति भवन में, वो ये सबके लिए पूरी उसके लिए ओपन जो हुआ था ना सबके लिए, ये हुआ था 1931 में। अब लोकेशन है इसकी राजपथ, न्यू दिल्ली। और आपसे पूछ सकता है आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट के बारे में पूछ सकता है आपसे। आर्किटेक्ट थे इसके एडवर्ड ल्यूटिन्स, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति भवन के आर्किटेक्ट थे एडवर्ड ल्यूटिन्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कर्म योद्धा ग्रंथ बुक इज बेस्ड ऑन विच पर्सनालिटी? कर्म योद्धा एक ग्रंथ है, बुक है, ठीक है, ये किस पर्सनालिटी पे जो है ये बुक बेस्ड है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बेस्ड है बुक, ठीक है, कर्म योद्धा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। और इस बुक को लॉन्च किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने इस बुक को रिलीज करा था। और ये लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है। अब रिलीज कब हुई थी ये बुक? ये बुक रिलीज हुई थी 7 जनवरी 2020। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी सारे आप बुक्स के ऊपर क्वेश्चन रट लें, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो कर्म योद्धा ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। 7 जनवरी 2020 को अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया था। तो इसमें काफी कुछ बताया गया है कि जैसे उन्होंने किस तरीके से सभी घरों में बिजली उपलब्ध करवाई, किस तरीके से LPG सिलेंडर्स दिए, कितना योगदान दिया, कितना सब्सिडीज दी, काफी कुछ जो इन्होंने काम करा है नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस पीरियड में, उसके बारे में इस बुक में जिक्र है। तो मैं बोलूंगी कि इसको जरूर पढ़िएगा कि क्या है इसमें, काफी कुछ आपको दिखेगा कि कितना 10% जो टैक्सेस हैं कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कैसे यूज हो रहा है, काफी कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आई होप इट्स नॉट द लास्ट क्वेश्चन। ओके,
हीराकुड डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? हीराकुड डैम जो है ये आपका रिवर महानदी पे लोकेटेड है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर है, तो इट इज 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 15 किलोमीटर लॉन्ग, और ये है आपका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा स्टेट में है, तो वहां पर ये लोकेटेड है।